फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन इकोनॉमिक थॉट्स पढ़ेंगे कौटिल्य की। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक करना ना भूलिएगा। तो इंडियन इकोनॉमिक थॉट एक तरीके से हमें एक डीपर इंसाइट देता है कि कैसे हमारे इंडिया के कल्चर रहे हैं, कैसे हमारी ट्रेडिशन रही हैं और हमारी एक कैसे एक नेशनल आइडेंटिटी कैसे एक बनी है, कि कैसे हम लोग एक पुराने समय से लेकर अभी तक क्या क्या इकोनॉमिक्स तौर तरीके थे, कैसे लेन देन होते थे, कैसे एक राजा शासक करता था, कैसे राजा टैक्सेस लगाता था, कैसे क्या है। तो इन सब के बारे में हमें जानने को मिलता है और इसके लिए मेजर सोर्सेस से हमें मिलता है, जैसे वेदास हो गए, अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य ने लिखा है, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, सुक्रांति एंड सेवरल इंडियन टेक्स्ट और कई सारे टेक्स्टों से पता लगता है। ओके, तो हमारे जो इंडियन इकोनॉमिक थॉट है, हम जिसके भी बारे में पढ़ते हैं, वो हमें ज़्यादातर डिस्क्रिप्टिव मिलते हैं, यानी कि वो ज़्यादा एनालिटिकल नहीं हैं, वो डिस्क्रिप्टिव हैं। दे आर डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, दे आर नॉट लाइक इट्स लाइक अ unrealistic thing, they are more realistic in nature. They are being done by observing the peoples and the society that are held at that time. Okay, so एक तरीका एक ये चीज़ हो जाती है हमारे इंडियन इकोनॉमिक थॉट्स में। ओके, इकोनॉमिक थॉट्स में दूसरी चीज़ होती है, इसमें थोड़ी पॉलिटिक्स मिली हुई होती है। ठीक है, कि एकदम ये नहीं कि इकोनॉमिक्स को एकदम सेपरेट कर दिया पॉलिटिक्स से। देयर आर सम मिक्सअप विथ पॉलिटिक्स, क्योंकि जब हम लोग अगर पढ़ते हैं कौटिल्य अर्थशास्त्र के बारे में, तो उसमें उस समय के राजा के बारे में, कैसे वो रूल करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य उस समय के शासक थे 4th सेंचुरी BC में, तो कैसे रूल करते थे, उनके कैसे कैसे उनके इकोनॉमिक आइडियाज़ थे, इन सब के बारे में पता चलता था हमें। तो ये चीज़ सेपरेट नहीं थी, एक मिक्सअप की तरह था। ओके, यहाँ पे मटेरियल वेल्थ के बारे में लेस एम्फेसिस दिया जाता है, यानी कि जो कुछ होता बस वेल्थ ही नहीं है। यहाँ पे क्या कहते हैं, फर्दर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के बारे में बताया जाता है, वेलफेयर के बारे में बताया जाता है कि कैसे हर चीज़ बस वेल्थ पे डिपेंड नहीं होती, कुछ वेलफेयर भी नाम की चीज़ होती है, कि वेलफेयर भी मायने रखता है लोगों का। तो यहाँ पे एक मोरल एस्पेक्ट जुड़ जाता है। ओके, इंडियन इकोनॉमिक थॉट में, जो कि हमको वेस्टर्न में ज़्यादातर देखने को नहीं नहीं मिलता। तो चलिए आगे चलते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है कौटिल्य। तो कौटिल्य के बारे में हम पढ़ते हैं। तो कौटिल्य जो थे वो प्रोफेसर थे तक्षशिला यूनिवर्सिटी में। तक्षशिला यूनिवर्सिटी आप जानते हैं, माना जाना यूनिवर्सिटी था उस टाइम का। एक हुनास के अटैक से वो पूरी ध्वस्त हो चुकी थी, हुनास ने इसको ध्वस्त कर दिया था। उसी यूनिवर्सिटी के कौटिल्य प्रोफेसर थे। बाद में वो चंद्रगुप्त मौर्य के चीफ मिनिस्टर रहे। उन्होंने ही एक तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पे इस्टेब्लिश किया, उन्होंने ही इनको एक शासक बनाया। तो 4th सेंचुरी BC में चंद्रगुप्त मौर्य शासक थे। उस समय इन्होंने अर्थशास्त्र नाम की बुक लिखी थी। अर्थशास्त्र जिसका मतलब होता है साइंस ऑफ मटेरियल गेन और साइंस ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये एक तरीके से मटेरियल गेन का साइंस, या तो पॉलिटिकल इकोनॉमी का एक साइंस, इस तरीके की बुक थी। ओके, तो इनको कौटिल्य क्यों कहा जाता था? कौटिल्य इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये डिप्लोमेसी में और पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में बहुत ही एक तरीके से उम्दा किस्म के इंसान थे ये। क्योंकि ये आपने एक स्टोरी सुनी होगी कि एक बार जब राजा धनानंद मगध के शासक थे, उस समय ये चाणक्य जो थे, चाणक्य इनके पास गए थे, धनानंद के पास, कि आप हमारी रक्षा अलेक्जेंडर से कीजिए, क्योंकि अलेक्जेंडर आक्रमण करने इंडिया पे आ रहा है। तो धनानंद ने इनको भगा दिया था अपने दरबार से, और उस समय इन्होंने प्रण लिया था कि मैं अपनी चोटी तब तक नहीं बांधूंगा जब तक मैं इनको इस गद्दी से हटा नहीं देता। तो ये लग जाते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य इनको मिलते हैं, चंद्रगुप्त को ये शासक बनाते हैं, हराते हैं धनानंद को। ठीक है, तो ये चीज़ें पता चलती हैं कि एक तरीके से वो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में बहुत ही निपुण इंसान थे। ओके, तो डिप्लोमेसी और पॉलिटिकल स्ट्रेटजी की वजह से इनको कौटिल्य का नाम दिया गया। ओके, तो अर्थशास्त्र इन्होंने लिखा। अर्थशास्त्र डील करता था पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल मैनेजमेंट एक्सपेक्ट से।
तो हम लोग अर्थशास्त्र को ये भी कहते हैं कि अर्थशास्त्र पहली मैनेजमेंट की बुक थी इन द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड की नंबर 1 बुक थी वो, कि जिसने मैनेजमेंट करना सिखाया। ओके। Earthstars provide an authentic account of the economic and political ideas of the day। यानी कि जो अर्थशास्त्र है वो बहुत अच्छे से डिफाइन करता है उस समय की अर्थ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल आइडियाज को, कैसे इकोनॉमी रन करती थी, कैसे राजा शासन करता था, तो इन सब के बारे में बहुत अच्छे से पता लगता है हमको अर्थशास्त्र में। इट आल्सो कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट लॉ, एग्रीकल्चर एटसेट्रा प्रिवेल्ड एट दैट टाइम। ये हमको उस समय के जो कानून थे, जो उस समय की कृषि थी, उसके बारे में अच्छे से बताता है। ओके। तो ये सब जानने को मिलता है हमें। और इस अर्थशास्त्र में एक चीज़ बहुत अच्छी दी हुई थी कि कैसे एक शासक को एक वर्चुअस यानी कि वर्च्यू के लिए और एक वाइस किंग कितना काम करना चाहिए। ओके। तो अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, द किंग्स हैप्पीनेस लाइज इन द हैप्पीनेस ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड हिज वेलफेयर लाइज इन द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। तो कौटिल्य यहाँ तक भी कहते हैं अर्थशास्त्र में कि जो किंग है, जो राजा है, राजा की खुशी अपने जनता की खुशी में है। सब्जेक्ट्स यहाँ पे रिफर करता है पीपल, जो वहाँ की जनता है उनकी खुशी से। अगर उनकी खुशी होती है तो वैसे राजा भी खुश होता है, अगर उनका वेलफेयर होता है तो राजा का भी वेलफेयर होता है। ओके। तो ये चीज़ समझते हैं हम। अर्थशास्त्र जो लिखी गई थी 350 BC में लिखी गई थी। ओके। कौटिल्य ने कई सारे डिस्क्रिप्शन दिए हैं कि कैसे एक राजा को अपनी ड्यूटी कैसे निभानी चाहिए। मिनिस्टर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स के बारे में बताया गया है इसमें। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर, कैसे एक एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसके प्रोसीजर के बारे में बताया गया है अर्थशास्त्र में। ठीक है। तो ये पूरी ये जो बुक है ये इकोनॉमिक्स की कई सारी थ्योरीज प्रैक्टिसेस के बारे में बताती हैं। ओके। इट कवर्स ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इकोनॉमीज। इट आल्सो डील्स विद द नेचर एंड पर्पस ऑफ मटेरियल वेल्थ। ये हमें मटेरियल वेल्थ, यानी कि जो मटेरियल वेल्थ क्या कह सकते हैं, मटेरियल वेल्थ सिंपली हम कह सकते हैं वेल्थ कि जो हमारी जो अर्था है, अर्था को हम एक तरीके से मटेरियल वेल्थ भी बोलते हैं। ओके। तो ये मटेरियल वेल्थ के बारे में बताती है। ओके। दूसरी चीज़ ये वर्ता के बारे में बात करती है। वर्त उस समय में कैसे एग्रीकल्चर कैसे हुआ करता था, एनिमल हस्बेंड्री यानी कि जो पशुपालन वो कैसे किया जाता था, कैसे लेबर की डिग्निटी कैसे होती थी, ट्रेड कैसे होते थे, पब्लिक फाइनेंस, टैक्सेशन, ये सब इन सब के बारे में उसमें बताया गया है। पॉपुलेशन क्या थी, पॉपुलेशन कंट्रोल उस समय था कि नहीं था, स्लेवरी उस समय प्रिवेल करती थी कि नहीं करती थी, वेलफेयर स्टेट था या कोई और स्टेट था, सोशल सिक्योरिटी होती थी कि नहीं होती थी, इंटरेस्ट रेट्स के बारे में बताया गया है इसमें, प्राइस कंट्रोल के बारे में बताया गया है, टाउन प्लानिंग के बारे में बताया। तो ये सब चीज़ें हमें साथ में मिलती हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। अब देखते हैं हम नेचर और पर्पस ऑफ मटेरियल वेल्थ। मटेरियल वेल्थ को हम बोलते हैं एक तरीके से, जैसे हमने बताया कि अर्थशास्त्र किस बारे में बताती है, ये बुक नेचर और पर्पस बताती है मटेरियल वेल्थ का। तो यहाँ पे देखते हैं मटेरियल वेल्थ के बारे में। मटेरियल वेल्थ को हम एक तरीके से अर्था भी बोल सकते हैं। अर्था इन द सिंपल सेंस आज हम लोग अर्थशास्त्र, इकोनॉमी समझते हैं। इस उस समय मतलब होता था वेल्थ। तो ये कहते हैं अपने किताब में, जो कर्म है और धर्म है वो डिपेंडेंट हैं इकोनॉमिक्स के ऊपर, वो अर्था के ऊपर यानी कि वेल्थ के ऊपर। यानी कि देखिए जैसे कौटिल्य सेज दैट अर्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड धर्म एंड कर्म आर डिपेंडेंट ऑन इट। जो कर्म और धर्म है वो अर्था पे डिपेंडेंट है। ठीक है। हैंस द किंग शैल बी एवर एक्टिव इन द मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी। इसलिए जो राजा है उसको इकोनॉमी को अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि अगर इकोनॉमी डूबेगी तो वहाँ का जो जो अगर राजा अपना कर्म अच्छे से नहीं कर रहा होगा, अपना धर्म अच्छे से पालन नहीं कर रहा होगा, तो उसकी इकोनॉमी डूब जाएगी, मैनेजमेंट नहीं कर पाएगा। रूट ऑफ वेल्थ इन इकोनॉमी लाइट एंड activity and lack of it results in material distress. The root of wealth in is economic activity and lack of is material distress. जो वेल्थ का रूट है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी से ही होगा। और यहाँ उस समय की मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या थी, एग्रीकल्चर। अगर एग्रीकल्चर ट्रेड ये सब नहीं होगा तो अच्छे से मटेरियल डिस्ट्रेस यानी कि हमारा वेल्थ नहीं हो पाएगा, और वेल्थ नहीं है तो अच्छे से नेशन काम नहीं कर सकता। ओके। इन द एब्सेंस ऑफ फ्रूटफुल इकोनॉमी एक्टिविटी बोथ करंट प्रॉस्पेरिटी एंड फ्यूचर ग्रोथ विल बी डिस्ट्रॉयड। अगर हमारी इकोनॉमी अच्छे से नहीं रन करेगी,
हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अच्छे से नहीं होंगी तो हमारा जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और जो हम वेल्थ क्या कहते हैं प्रॉस्पेरिटी जो है वो भी भंग हो जाएगी। जो हम अभी प्रॉस्पेरिटी जो जो हम लोग ले सकते हैं, जो लुफ्त उठा सकते हैं वो भी चला जाएगा। द टर्म अर्था ऑक्यूपाइड एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन वन ऑफ द पुरुष शास्त्र इन द सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक थॉट ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। अर्था का हम अर्था नाम के शब्द का इम्पोर्टेंट प्लेस देखते हैं पुरुषार्थ में, जो कि वेदास में है, वैदिक पीरियड में मिलता है हमको। ओके, तो अर्थ और मटेरियल वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी वाज एसेंशियल फॉर द स्टेबिलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड्स मीन्स एंड अपॉर्चुनिटीज टू डिसेंट लाइफ। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने बता ही दिया है कि कैसे अर्था क्या क्या चीज़ बताती है। अब देखते हैं वर्ता के बारे में। वर्ता एक तरीके से नेशनल इकोनॉमी, कैसे एक नेशनल इकोनॉमी क्या क्या होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो एक तो मैंने वेल्थ के बारे में हमने पहले ही बात कर लिया, जिसका मतलब होता है अर्था का मतलब वेल्थ। ओके, अब हम लोग बात करते हैं वार्ता में। वार्ता में कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ट्रेड। ये तो पहले चीज़ें ये हुआ करती थी, पर बाद में मनी लेंडिंग, आर्टिसनशिप्स ये भी जुड़ गए वार्ता में। आर्टिसनशिप मतलब कि कई सारे जो वास्तुकार होते हैं, कई सारे इकोनॉमी में कई सारे काम होते हैं, उनको कहते हैं। ओके, द किंग वॉज एक्सेप्टेड टू हैव अ गुड ग्रास्प ऑफ वार्ता और इकोनॉमी, यानी कि उसे इकोनॉमिक्स के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए किंग को। द टर्म अर्थशास्त्र was in wider in scope than Artha, and it was a combination of economics, political science and jurisprudence। यहाँ पे देखिए थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, ये वर्षा की जगह पे अर्था होगा। ओके, तो ये चीज़ आप सही कर लीजिएगा। तो ये जो अर्थशास्त्र है वो एक वाइडर एस्पेक्ट है, इसमें जो इकोनॉमिक्स है वो भी आ जाती है, पॉलिटिकल साइंस वो भी आ जाता है। इसमें जूरिस्प्रूडेंस, जिसका मतलब होता है अ लीगल सिस्टम, यानी कि एक लॉ भी आ जाता है कि एक लॉ के ज़रिए सब चीज़ें की जाएंगी। एक लॉ के अंडर में जो देश चलेगा, जो इकोनॉमी रन करेगी, वो एक लॉ में करेगी। ओके, तो ये चीज़ हम देखते हैं। Arthashastra is that science which describes the actions and administration of kings in accordance with the dictates of revelation and of laws as well as means of appropriate livelihood। ओके, तो ये एक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन किंग का कैसे होना चाहिए, लॉ कैसे बनने चाहिए, इन सब के बारे में बताता है। अर्थ और मटेरियल प्रॉस्पेरिटी वाज नेसेसरी फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन। जो अर्था वेल्थ है वो एक नेसेसरी वो होता है, नेसेसरी थिंग होता है सोशल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन को रन करने के लिए। ओके, तो ये चीज़ हो गई। तो इन्हीं इसी वार्ता में कई सारी चीज़ें आ जाती, तो पहली चीज़ आ जाती है एग्रीकल्चर। तो हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं अब। एंशियंट इंडियन स्कॉलर लेड कंसिडरेबल इन्फोसिस ऑन एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एनिमल हस्बेंड्री। जो एंशियंट स्कॉलर थे वो उन्होंने एग्रीकल्चर के ऊपर विशेष तरह से ध्यान दिया, क्योंकि उस समय ज़्यादातर एग्रीकल्चर पे ही लोग डिपेंडेंट थे। जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम था लोगों का वो एग्रीकल्चर ही था। ओके, तो इन सब के बारे में उसमें ज़्यादा जिक्र की गई है। इट वॉज रिगार्डेड एज द बेसिक सोर्स ऑफ न्यू वेल्थ। ये एक तरीके से जो वेल्थ था उसका बेसिक सोर्स था। तो एग्रीकल्चर वॉज द हाईएस्ट ऑक्यूपेशन इन सोसाइटी। आज भी हमारे देश की लगभग 50% जनसंख्या एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो अब उस समय तो लगभग सभी जनता एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। ओके, तो ये चीज़, एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द इकोनॉमी। एग्रीकल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता था इकोनॉमी का। थ्री प्रिंसिपल वोकेशंस आर रिकॉग्नाइज्ड एज द प्रोवाइडिंग मैन विद द मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, नेमली ऋषि, पशुपाल्य एंड वाणिज्य। यानी कि तीन चीज़ें खास कर मायने रखती थी। एक तो जो हो गया एग्रीकल्चर आपका, दूसरा हो गया कैटल रियरिंग यानी कि पशुपालन करना, फिर तीसरा हो गया ट्रेड यानी कि वाणिज्य। वाणिज्य का मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड करना, उससे पैसे आते थे, उससे इकोनॉमी रन करती थी। द थ्री टुगेदर कंस्टिट्यूट वर्ता, तीन मिलके वर्ता बनाते थे। ओके, इन दोज डेज द स्टेट एंड द कम्युनिटी वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फॉर विच वेस्ट लैंड वर टू बी कैलकुलेटेड। उस समय जो स्टेट था और कम्युनिटी जो होती थी, वो अगर कहीं वेस्ट लैंड पड़ा हुआ, जैसे जो बड़ा जमींदार है वो हर फसलें तो हर खेत में थोड़ी ना जुताई बुआई कर सकता है। तो जो जो जगह उसकी बच जाती थी वो जो लैंड था वो दूसरे लोगों को दे दिए जाते थे, जो प्रोडक्टिव वे में उसका यूज़ कर सके और वहाँ पे जुताई बुआई कर सके। ओके, तो ये चीज़ के बारे में हमें पता चलता है बहुत अच्छे से। द लैंड विच वर नेग्लेक्टेड बाई लैंड लॉस, जो ये मैंने बताया। विथ रिस्पेक्ट टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर अवॉइड एक्सट्रीम्स
avoid extremes of either complete absence of taxes or exorbitant taxes, यानी कि यहाँ पे ना बहुत कम टैक्सेस लिए जाते थे ना बहुत ज़्यादा, बीच के टैक्सेस जो सब लोग दे सकें, जो सब लोग अफोर्ड कर सकें, उस तरह के टैक्सेस थे, यानी कि एक तरीके से बढ़िया टैक्सेस सिस्टम बहुत अच्छा था। फिर लेबर के बारे में बताया जाता है, पहले एग्रीकल्चर हो गया, दूसरा लेबर। लेबर द इकोनॉमिक थिंकर्स ऑफ एंशियंट इंडिया रिगार्डेड दैट द लेबर एज अनप्रोडक्टिव विच फेल्ड टू अचीव इट्स एंड्स। तो ज़्यादातर इकोनॉमिक थिंकर सोचते हैं इंडियन इंडिया एंशियंट इंडिया के, तो कि जो लेबर थे उस समय के, वो अनप्रोडक्टिव थे, क्योंकि वो जो अपना इंड था, इंड्स मतलब ह्यूमन नीड्स से मान सकते हैं, ह्यूमन नीड्स यानी कि जो पूरे नीड्स थे, वांट्स थे, वो फुलफिल नहीं कर पाते थे। दे नेवर सेड दैट एग्रीकल्चर वाज मोर प्रोडक्टिव देन अदर टाइप्स ऑफ लेबर। जो एंशियंट इकोनॉमिक थिंकर्स थे, उन्होंने कभी नहीं कहा कि जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर लेबर है, वो मोर प्रोडक्टिव है। ओके, कौटिल्य क्लियरली मेंशन दैट वुमेन शुड हेल्प मैन इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज एंड एग्रीकल्चर एंड ट्रेड। कौटिल्य ने ये मेंशन किया है कि जो वुमेन है, वो कंट्रीब्यूट कर सकती है फॉर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज इन एग्रीकल्चर एंड ट्रेड, एग्रीकल्चर में भी और ट्रेड में भी, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। फिर आता है ट्रेड। पहला हो गया एग्रीकल्चर, दूसरा हो गया लेबर, तीसरा हो गया ट्रेड। ट्रेड में जो गोल्ड्स एंड बुलियंस आर रिगार्डेड एज मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग वेल्थ एंड ट्रेड वाज द सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइज्ड कैपिटल। जो भी इंडस्ट्रीज से जो भी प्रोडक्ट निकलते थे, उनसे ट्रेड होता था। ट्रेड से बुलियंस आते थे, बुलियंस मतलब गोल्ड्स एंड सिल्वर्स। ओके, देयर वर फ्री ट्रेड इन दोज डेज इन इंडिया। फ्री ट्रेड होते थे, यानी कि ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते थे। मतलब एक जगह से, जैसे मगध से कई सारे जगहों पे जाना हो, ले जाना होगा गुड्स कई सारे प्रांतों में, तो रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते थे, फ्री ट्रेड था। टोल्स ड्यूटीज कस्टम्स वर रियलाइज्ड फॉर रेवेन्यू पर्पसेस। जो टोल्स थे, ड्यूटीज थे, कस्टम्स थे, वो एक तरीके से कमाई का जरिया होता था सरकार का, यानी कि जो समय का किंग था उसके लिए जरिया होता था। तो कस्टम्स, टोल्स, ड्यूटीज भी लगते थे, पर बहुत एक तरीके से कम ही लगते थे। द स्टेट हैड फ्रेम्ड ट्रेड रेगुलेशंस विच सो दैट कॉमर्स इन एंशिएंट इंडिया हैड रीच्ड एन एडवांस्ड स्टेज। ओके, अब एग्रीकल्चर हो गया, लेबर हो गया, ट्रेड हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग पॉपुलेशन। इन एंशिएंट इंडिया देयर वर नो फियर ऑफ लार्ज पॉपुलेशन। एंशिएंट इंडिया में कोई फियर नहीं था लार्ज पॉपुलेशन था का, क्योंकि ज़्यादातर लोग, जैसे अगर पॉपुलेशन बढ़ता भी था, इतने वॉर्स होते थे, इतनी सारी चीज़ें होती थी कि लोगों का वैसे भी पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो जाता था। मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं थी। ओके, तो ये चीज़ हो जाता है। फिर अगला आता है हमारा वेलफेयर स्टेट। स्टेट वाज टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल बाय रेगुलेटिंग द लाइफ ऑफ पीपल। स्टेट वेलफेयर प्रमोट करती थी, रेगुलेट करके वेलफेयर करती थी, लोगों की लाइफ अच्छी करती थी। ओके, इट हैड टू गिव सब्सिडीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरीगेशन, माइंस, कैटल वेलफेयर। तो सब्सिडीज़ भी दिए जाते थे डिफरेंट डिफरेंट कामों के लिए, ट्रेड के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इरीगेशन के लिए, एक्सेट्रा। वेरियस रेगुलेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, वेट्स एंड मेजर्स, एसेंशियल इंडस्ट्रीज, करेंसी एंड एक्सचेंज, पब्लिक वर्क्स, प्रिवेंशन ऑफ एडल्ट्रेशन, यूजुअली, यानी कि कई सारी चीज़ों को रेगुलेट किया जाता था। जैसे कि कैसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कैसे होंगे, सिक्के कैसे रहेंगे, वेट्स और मेजर्स यानी कि तौल माप की के क्या कैसे क्या माप रहेंगे, इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी रन करेंगी, करेंसी एक्सचेंज कैसे होगा, पब्लिक वर्क्स क्या होगा, प्रिवेंशन ऑफ एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन मतलब होता है जैसे आज भी मिलावटी सामान लोग बेचते हैं, कि ज़्यादा पैसे कमाने के लिए मिलावट कर देते हैं उसमें, जिससे दिक्कत होता है। पर उस समय इस पे रेगुलेशन था, प्रिवेंशन ऑफ एडल्ट्रेशन किया जाता था। यूजुअली मतलब हाई इंटरेस्ट रेट, यानी कि हाई इंटरेस्ट रेट भी नहीं किया जाता था, यानी कि इंटरेस्ट रेट को एकदम कम इतना रखा जाता था कि ज़्यादातर लोग उसको फीड कर सकें, अफोर्ड कर सकें। पॉइंट टूवर्ड्स द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट। इससे हम लोग पता चलता है कि वेलफेयर स्टेट वहाँ पे था। गुड गवर्नेंस इन कौटिल्यास लिटरेचर इज एम्ड एट फुलफिलिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल। गुड गवर्नेंस कौटिल्य के लिए मतलब था कि अगर जनता खुश होती है तो राजा खुश रहेंगे, अगर जनता का वेलफेयर होता है तो राजा का भी वेलफेयर होगा। वाट एवर प्लीसेस हिम पर्सनली ही शैल नॉट कंसिडर एज गुड, बट वाट एवर मेक इट सब्जेक्ट हैप्पी।
ही शैल कंसीडर गुड। अगर उनको कोई चीज़ खुश करती है तो वो चीज़ उनके लिए अच्छी नहीं है, ठीक है? वो चीज़ उनके लिए अच्छी नहीं है, पर अगर उनके सब्जेक्ट यानी कि उनके जो जनता है उनको वो चीज़ अच्छी लगती है तो वो चीज़ उनके लिए अच्छी है। प्राइवेट प्रॉपर्टी, अब अगली बात आ जाती है प्राइवेट प्रॉपर्टी की। आवर एंशिएंट इकोनॉमिक थिंकर सपोर्टेड द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का चलन था, इंडिविजुअल हो चाहे फैमिली हो, और ऐसा भी था कि जो प्रॉपर्टी था उसे आप ट्रांसफ़र भी कर सकते थे, सेलेबल थी एक तरीके से। द स्टेट डोमिनेटेड ऑल फॉर ऑफ प्रॉपर्टी एंड लीव्ड सेसेस एंड फाइन्स व्हेन नीडेड। जो स्टेट था वो हर तरह की प्रॉपर्टी वो करती डोमिनेट करती थी, यानी कि उस पे एक तरीके से डोमिनेशन था उसका, कि अगर जो वो चाहती है कि यहाँ पे कुछ चीज़ बने तो वो चीज़ वो ले सकती है वो प्रॉपर्टी। और एक तरीके का टैक्स भी देना होता था, वो लगा सकती थी टैक्स सरकार जो थी। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। आगे बात की गई है इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट वाज जस्टिफाइड इन एंशिएंट इंडिया द ग्राउंड दैट कैपिटल वाज एसेंशियल प्रोडक्टिव। अगर कैपिटल प्रोडक्टिव है तो इंटरेस्ट जस्टिफाइड दिया जाएगा उस पे, ये चीज़ बोली गई है। इंटरेस्ट इन दोज डेज वाज पार्ट ऑफ प्रॉफिट। इंटरेस्ट उस समय पार्ट ऑफ प्रॉफिट था, यानी कि एक तरीके से डिविडेंड टाइप का कह सकते हैं, कि अगर उस कैपिटल से कुछ प्रॉफिट होता तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा उस पे। कौटिल्य प्रपोज द पब्लिक रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। ओके, आगे बात आती है प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन पे। The starting point of the ideals of consumption in ancient India was acceptance of doctrine of four ends of life, यानी कि फोर एंड्स ऑफ लाइफ डॉक्ट्रिन था, चार एंड्स ऑफ लाइफ यानी कि चार जरूरतें हैं। एक तो धर्म, अर्थ, कर्म एंड मोक्ष, चार चीजें हैं। उसके वजह से एक तरीके से जो कंजप्शन है उसके आइडियल्स, यानी कि वो एक तरीके से लोग अच्छे से कंजम्पशन करते थे, यानी कि अच्छी अच्छी चीज़ों का कंजम्पशन करते हैं। इन दोज डेज फोर एजेंट्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन अपीयर टू हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड। यानी कि उस समय भी जैसे आज हम देखते हैं कि कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस बनता है तो चार चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ऑर्गेनाइजेशन। वैसे ही वहाँ पे भी था। लैंड वॉज रिगार्डेड एज अ सोर्स ऑफ वेल्थ, और जो लैंड था उसे सोर्स ऑफ ऑल वेल्थ माना जाता था, कि अगर ज़मीन ही नहीं रहेगी तो लोग कमाएंगे कैसे, खेती कैसे करेंगे वहाँ पे, अगर कुछ इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा अगर लैंड ही नहीं रहेगा तो। फिर अगली बात की गई है फंक्शन ऑफ स्टेट के बारे में। आवर एंशिएंट इकोनॉमिक थिंकर हैड अ क्लियर आइडिया दैट अबाउट फंक्शन ऑफ स्टेट, यानी कि उस समय एकदम क्लियर आइडिया था स्टेट फंक्शन कैसे करेगा। इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ फुल फ्रीडम एंड एंटरप्राइज टू इंडिविजुअल विद इन लिमिट्स, यानी कि गवर्नमेंट फुल फ्रीडम देती थी इंडिविजुअल को, और कि वो एक कंपनी या इंडस्ट्री खोल सकता है। ओके, तो ये सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। सेल ऑफ कमोडिटीज मोनोपलाइज बाय द स्टेट, यानी कि सेल जो होती है वो स्टेट के द्वारा निर्धारित की जाए, यानी कि उसके पास उसकी मोनोपाली है। ओके, तो ये चीज़ समझते हैं। फिर आगे बात आ जाती है पब्लिक फाइनेंस कैसी थी उस समय की। टैक्सेशन वाज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्टेट रेवेन्यू। जो टैक्सेशन था वो आज भी और पहले भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स था रेवेन्यू का। Ancient Indian thinkers supported tax for beneficial purposes as not to waste by the गवर्नमेंट, और जो टैक्स था उसको पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था, किसी बेनिफिशियल पर्पस के लिए, ऐसा कि नहीं कि गवर्नमेंट के फालतू फालतू खर्चे के लिए हो। द टू प्रिंसिपल्स दैट वर अलाउड इन कनेक्शन विद द रियलाइजेशन ऑफ टैक्सेस वर, दो प्रिंसिपल जो कि बताए जाते हैं तो वो ये थे। इट शुड बी लीव्ड वंस अ ईयर, एक साल में एक बार लिए जाएंगे, और ऐसा नहीं होगा कि लोगों के ऊपर बर्डन हो जाए उसको उसकी वजह से, टैक्स की वजह से, तो ऐसा नहीं होता था। दूसरी, टैक्सेस शुड बी लीव्ड अकॉर्डिंग टू एबिलिटी टू पे, यानी कि जिसकी जितनी औकात है वो उतना ही देना है उसको, उस औकात से ज़्यादा नहीं लिया जाएगा उसके। ओके, कौटिल्य डिस्कशन ऑफ टैक्सेशन हैज सेवरल अंडरलाइंग प्रिंसिपल। द टैक्सिंग पावर ऑफ द स्टेट शुड बी लिमिटेड, टैक्स शुड नॉट बी फेल्ट टू बी हैवी और एक्सेसिव। जो टैक्सिंग पावर है वो लिमिटेड होगी। दूसरी, कि हैवी नहीं होगी, ज़्यादा नहीं बर्डन डाला जाएगा। और जो टैक्स में वृद्धि होगी वो ग्रेजुअली दी जाएगी। टैक्स जो है प्रॉपर प्लेस पे लगेगा। टाइम एंड फॉर्म, टैक्स लेवल शुड बी इक्विटेबल एंड रीजनेबल, टैक्स जो होगा रीजनेबल होगा और एक तरीके से इक्विटी टाइप में होगा, इक्विटेबल होगा। द गवर्नमेंट शुड कलेक्ट टैक्स लाइक हनी बी दैट सक्स जस्ट द right amount of honey from the flower so that
बोथ कैन सर्वाइव। जो गवर्नमेंट है वो टैक्स लगाएगी, जो गवर्नमेंट का टैक्स होगा वो हनी बी की तरह होगा। जैसे जो हनी बी होती है वो मधुमक्खी जो होती है, मधुमक्खी उतना ही अमाउंट में शहद निकालती है फूलों से जितना उसके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है। वैसे ही गवर्नमेंट उतना ही टैक्स लीव करेगी जितना गवर्नमेंट के चलने के लिए, गवर्नमेंट विभिन्न विभिन्न वेलफेयर का काम कर सके उसके लिए ज़रूरी हो। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है। फिर अगली आ जाती है टाउन प्लानिंग एंड सोशल सिक्योरिटी। तो इसमें ये है कि टाउन्स का प्लानिंग होता था कि सड़कें किस तरह बनाई जाएंगी, घर कैसे बनेंगे, और सिटीज़ का सब डिवीज़न होता था। और इस मॉडर्न समय में तो ये सब ज़्यादा देखा जाता था। ठीक है, और कि जो एज्ड पर्सन के लोग हैं उनके लिए थोड़े अलग प्रावधान थे, उनकी क्या ड्यूटी होनी चाहिए, उनके लिए क्या क्या चीज़ें की जानी चाहिए, वो सब निर्धारित थी। अनएम्प्लॉयड को जॉब दिया जाना था, दिया जाना है, कैसे दिया जाएगा, वो सब इसके बारे में पता लगता है। तो इन सब के बारे में पता लगता है। और देखते हैं क्रिटिकल एस्टीमेट इसका। क्रिटिकल एस्टीमेट अगर देखें हम तो एक तरीके से उनकी इकोनॉमिक थ्योरी पूरे स्कैटर्ड और डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, मतलब वो बस इकोनॉमिक्स की बात नहीं करती, वो सोशल इकोनॉमिक सबके मैनेजमेंट की बात करती है, बस इकोनॉमिक्स की बात नहीं करती। ठीक है, तो उसमें रिलीजियस एस्पेक्ट्स भी आ जाते हैं, मोरल एस्पेक्ट्स भी आ जाते हैं, हर एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में हमको जानने को मिला। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग ट्रिव्यू वैल्यूवर की बात करेंगे। ओके, तो बाय बाय।